4 अगस्त 2019 की रात कश्मीर घाटी में एक ऐसा सन्नाटा छा गया था जो किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी का इशारा था। अमरनाथ यात्रा को बीच में ही रोक दिया गया। पर्यटकों को तत्काल कश्मीर छोड़ने के आदेश दे दिए गए। रातों रात चप्पे चप्पे पर सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए। इंटरनेट के तार काट दिए गए, फोन लाइनें डेड हो गईं और जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेताओं को उनके ही घरों में नजरबंद कर दिया गया। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक एक ही दहशत थी कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन असलियत किसी भी सैन्य कार्रवाई या आतंकी खतरे से बहुत बड़ी थी। दिल्ली के सत्ता के गलियारों में बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह रचा जा चुका था जो 70 साल पुराने एक ऐसे पन्ने को हमेशा के लिए फाड़ने वाला था, जिसने इस देश को अंदर ही अंदर लहूलुहान कर रखा था। 70 सालों तक भारत में एक बेहद अजीब और कड़वी सच्चाई मौजूद थी। देश के एक हिस्से में जाने के लिए, वहां बसने के लिए और वहां काम करने के लिए भारत के ही नागरिकों को उस राज्य की सरकार से इजाजत लेनी पड़ती थी। इस राज्य का अपना अलग संविधान था, अपना अलग झंडा था और देश की संसद भी अपनी मर्जी से वहां कोई कानून लागू नहीं कर सकती। इस दीवार का नाम था आर्टिकल 370। यह सिर्फ कागज पर लिखा एक कानून नहीं था, यह एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक दीवार थी। इस अदृश्य दीवार ने कश्मीर के लोगों और बाकी भारत के बीच एक ऐसी खाई खोद दी थी जिसे भरने में 7 दशक लग गए। यह दीवार खड़ी होने की कहानी इतिहास के उस खौफनाक दौर से शुरू होती है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। अक्टूबर 1947। भारत को आजाद हुए मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे। अंग्रेज जाते जाते 500 से ज्यादा रियासतों को यह छूट दे गए थे कि वो भारत में मिले, पाकिस्तान में जाए या अपना एक अलग देश बना लें। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कूटनीति से लगभग सभी रियासतें भारत में शामिल हो चुकी थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक अलग ही सपना देख रहे थे। वह कश्मीर को पूरब का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, एक ऐसा स्वतंत्र देश जो किसी भी गुट में शामिल ना हो। यह एक बहुत बड़ी और जानलेवा भूल साबित हुई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां और सेना कश्मीर को हथियाने की खौफनाक साजिश रच चुके थे। 22 अक्टूबर 1947 की सर्द रात में पाकिस्तान ने अपना सबसे खौफनाक दांव चला। पाकिस्तानी सेना ने कबायलियों के भेष में कश्मीर पर एक भयानक हमला कर दिया। इस गुप्त और खूनी अभियान का कोडनेम था ऑपरेशन गुलमर्ग। वह कोई आम हमला नहीं था, वह एक कत्लेआम था। पाकिस्तानी लड़ाके मुजफ्फराबाद और बारामूला को जलाते हुए, मासूमों को लूटते हुए श्रीनगर की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। श्रीनगर में दहशत का माहौल था। बिजली काट दी गई थी। महाराजा हरि सिंह की सेना बिखर चुकी थी और उनका स्वतंत्र देश का सपना एक भयानक बुरे सपने में बदल चुका था। रातों रात महाराजा अपनी जान बचाकर श्रीनगर से जम्मू की तरफ भागे और उन्होंने भारत सरकार से सैन्य मदद मांगी। दिल्ली में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रुख साफ था। भारतीय सेना तब तक कश्मीर में कदम नहीं रख सकती थी जब तक कश्मीर आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा न बन जाए। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने हार मानकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। कागजों पर मुहर लगते ही भारत के गृह मंत्री सरदार पटेल ने एक्शन लिया। अगले ही दिन सुबह सुबह भारतीय वायुसेना के डकोटा विमान सैनिकों और हथियारों को लेकर श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे और कश्मीर को पाकिस्तान के खूनी जबड़े से छीन लिया। कश्मीर का विलय बाकी 500 रियासतों की तरह ही हुआ था, लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आना बाकी था। यहाँ कश्मीर के सबसे बड़े राजनीतिक चेहरे शेख अब्दुल्ला की एंट्री होती है। शेख अब्दुल्ला महाराजा के घोर विरोधी थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के करीबी थे। युद्ध का माहौल था, मामला संयुक्त राष्ट्र में जा चुका था और कश्मीर की स्थिति नाजुक थी। ऐसे में भारत सरकार ने तय किया कि हालात पूरी तरह सामान्य होने तक कश्मीर को कुछ विशेष अधिकार दिए जाएंगे। भारत की संविधान सभा के सदस्य एन गोपाल स्वामी आयंगर ने एक ड्राफ्ट तैयार किया जो आगे चलकर भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 बना। इस कानून के तहत यह तय हुआ कि भारत की संसद केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार के मामलों में कश्मीर पर सीधे कानून बना सकती थी। बाकी कानूनों के लिए राज्य सरकार की सहमति अनिवार्य कर दी गई। संविधान बनाते वक्त
इस आर्टिकल को स्पष्ट रूप से अस्थायी प्रावधानों में रखा गया था, जिसे हालात सामान्य होते ही हटाया जाना था। लेकिन राजनीति की बिसात पर यह अस्थायी पुल कभी नहीं टूटा, बल्कि समय के साथ इसकी नींव और गहरी होती चली गई। और यहीं से शुरू हुआ एक खामोश धोखा। आर्टिकल 370 से भी ज्यादा खतरनाक एक और कानून था, जिसने कश्मीर को अंदर से खोखला कर दिया। साल 1954 दिल्ली के सत्ता केंद्रों में एक खामोश खेल खेला गया। भारत के राष्ट्रपति के एक आदेश द्वारा संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 35A। इस आर्टिकल को संसद में किसी खुली चर्चा या वोटिंग के जरिए नहीं लाया गया, बल्कि एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के जरिए संविधान के पिछले दरवाजे से घुसा दिया गया। यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर की विधानसभा को यह तय करने का निरंकुश अधिकार देता था कि राज्य का स्थायी निवासी कौन होगा। इस अदृश्य कानून के परिणाम खौफनाक थे। कश्मीर का स्थायी निवासी न होने पर कोई भी भारतीय वहां 1 इंच जमीन नहीं खरीद सकता था, सरकारी नौकरी नहीं कर सकता था, विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दे सकता था और सरकारी कॉलेजों में दाखिला नहीं ले सकता था। राधिका जैसी हजारों कश्मीरी लड़कियों की जिंदगी इस कानून ने नर्क बना दी। अगर कोई कश्मीरी लड़की कश्मीर के बाहर के किसी लड़के से शादी कर लेती तो उससे उसके पुश्तैनी घर और संपत्ति के सारे अधिकार हमेशा के लिए छीन लिए जाते। उसे अपने ही राज्य में एक बेगानी बना दिया जाता। इसके उलट अगर कोई कश्मीरी लड़का पाकिस्तान की किसी लड़की से शादी कर ले तो उस पाकिस्तानी को कश्मीर के स्थायी निवासी का दर्जा मिल जाता। 1957 में वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों को पंजाब से यह वादा करके कश्मीर लाया गया था कि उन्हें वहां का नागरिक बनाया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 35A के काले साए के कारण उनके बच्चों को कभी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं मिला। कश्मीर में पैदा हुए और वहीं से उच्च शिक्षा हासिल करने वाले वाल्मीकि युवाओं को सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी ही मिल सकती थी। इस काले कानून ने लाखों गोरखाओं, पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों और महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद कर दी। पीढ़ियों तक वो लोग अपने ही देश में अनाथों और अजनबियों की तरह जीते रहे। इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा सीमा पार बैठी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान ने उठाया। इस स्पेशल स्टेटस ने कश्मीरियों के दिमाग में एक भ्रम का जाल बुन दिया कि वो भारत का हिस्सा नहीं है। इसी अलगाववाद की नींव पर आतंकवाद का एक विशाल और खूनी पेड़ खड़ा किया गया। बाहरी लोग वहां जमीन नहीं खरीद सकते थे, इसलिए वहां कोई बड़ा प्राइवेट अस्पताल नहीं खुला, कोई फैक्ट्री नहीं लगी और किसी IT कंपनी ने अपना ऑफिस नहीं खोला। रोजगार के रास्ते बंद होने पर विदेशी ताकतों ने बेरोजगार युवाओं के हाथों में पत्थर और बंदूकें थमा दी। दशकों तक कश्मीर की वादियों में खून खराबा चलता रहा। हर सरकार के दौर में कश्मीर के नाम पर राजनीति होती रही और मासूम लोग मरते रहे। आर्टिकल 370 एक ऐसा अमर जिन्न बन चुका था जिसे मारना नामुमकिन लगने लगा था। देश के बड़े बड़े संविधान विशेषज्ञ मानते थे कि यह एक ऐसा कानूनी ताला है जिसकी चाबी हमेशा के लिए खो चुकी है। लेकिन साल 2019 में भारत की राजनीति में एक भूचाल आया। नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रचंड बहुमत से प्रधानमंत्री बनने के बाद गृह मंत्रालय की कमान अमित शाह के हाथों में आई। पर्दे के पीछे भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मिलकर एक टॉप सीक्रेट मास्टर प्लान बनाया जा रहा था। इस योजना की भनक भारत की खुफिया एजेंसियों के कुछ गिने चुने अधिकारियों के अलावा किसी को नहीं थी। दिल्ली के साउथ ब्लॉक में देर रात तक बैठकें चल रही थी और पुरानी कानूनी फाइलों को खंगाला जा रहा था। यह एक ऐसा मिशन था जहां एक छोटी सी चूक पूरे देश को युद्ध और दंगों की आग में झोंक सकती थी। यहां 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी थी। पहला मोर्चा कश्मीर की जमीन पर था, जहां यह फैसला आते ही भयानक खून खराबा हो सकता था। दूसरा मोर्चा संसद और अदालत का कमरा था, जहां एक ऐसा कानूनी चक्रव्यूह था जिसे तोड़ना असंभव माना जाता था। पहले मोर्चे को संभालने की पूरी जिम्मेदारी अजीत डोभाल ने ली। अगस्त के पहले हफ्ते में ही कश्मीर को सेना और पैरामिलिट्री की छावनी में तब्दील कर दिया गया। पूरी घाटी को एक अभेद्य किले में बदल दिया गया। संवाद का हर माध्यम काट दिया गया ताकि कोई भी अफवाह या साजिश इस मिशन को नाकाम न कर सके। असली सस्पेंस दूसरे मोर्चे पर चल रहा था। संविधान के अनुसार आर्टिकल 370 को हटाने की सिफारिश सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही कर सकती थी। और सबसे बड़ी बाधा यह थी कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा 1957 में ही अपना काम खत्म करके
हमेशा के लिए भंग हो चुकी थी। जो चाबी उस ताले को खोल सकती थी वो दशकों पहले गायब हो चुकी थी। अमित शाह और उनकी कानूनी टीम ने इस रहस्य का एक ऐसा तोड़ निकाला जिसने पूरे देश के राजनीतिक और कानूनी पंडितों को हैरान कर दिया। उन्होंने संविधान के ही एक दूसरे आर्टिकल 367 का इस्तेमाल किया, जो संविधान की व्याख्या के नियम तय करता है। रणनीति साफ थी, अगर ताले की चाबी नहीं मिल रही है तो ताले का डिजाइन ही बदल दिया जाए। 5 अगस्त 2019 की सुबह संसद का मानसून सत्र चल रहा था। गृह मंत्री अमित शाह एक फाइल लेकर राज्यसभा में दाखिल हुए। विपक्ष को किसी आम बिल की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही अमित शाह ने बोलना शुरू किया, भारतीय इतिहास की धारा बदल गई। भारत सरकार ने राष्ट्रपति के आदेश से आर्टिकल 367 में एक ऐतिहासिक संशोधन किया। संविधान में जहां भी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा लिखा था, उसे बदलकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा कर दिया गया। यह एक जीनियस मास्टर स्ट्रोक था। अब 370 हटाने की पावर उस विधानसभा के पास आ गई थी जो अस्तित्व में थी। लेकिन कहानी का आखिरी ट्विस्ट अभी बाकी था। उस वक्त जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की सरकार गिर चुकी थी और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। भारतीय संविधान के अनुसार जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो उस राज्य की विधानसभा की सारी शक्तियां सीधे भारत की संसद के पास आ जाती हैं। भारत सरकार ने ताले का डिजाइन बदला और चाबी सीधे अपने हाथ में ले ली। विधानसभा की शक्तियां संसद के पास थीं, इसलिए संसद ने खुद ही खुद को आर्टिकल 370 हटाने की सिफारिश कर दी। कुछ ही घंटों के भीतर राष्ट्रपति ने उस पर अपनी मुहर लगा दी। 70 साल पुराना वह नासूर जिसने हजारों मासूमों की जान ली थी, हमेशा के लिए खत्म हो गया। अमित शाह ने इसके तुरंत बाद एक और फैसला सुनाकर जम्मू कश्मीर का नक्शा और इतिहास ही बदल कर रख दिया। जम्मू कश्मीर अब एक पूर्ण राज्य नहीं रहा, उसे 2 हिस्सों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और दोनों को सीधे केंद्र सरकार के अधीन केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। एक ही झटके में 2 झंडे एक हो गए और 2 संविधान एक हो गए। वह कश्मीर जिसे महाराजा हरि सिंह ने 1947 में बचाया था, वह 5 अगस्त 2019 को पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के भारत का अभिन्न अंग बन गया। आज वाल्मीकि युवाओं को भी वही अधिकार है जो किसी रसूखदार नेता के बेटे को है। राधिका जैसी बेटियां भी शान से अपनी पुश्तैनी जमीन पर दावा कर सकती हैं। यह सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, बल्कि एक राष्ट्र की अपनी ही गलतियों को सुधारने की और अपने इतिहास को फिर से लिखने की अदम्य इच्छा शक्ति थी। हमें पता है कि आपको हमारे वीडियो काफी पसंद आते हैं, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें अगले वीडियो के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।